नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, सांसदों को संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले, सत्र जारी रहने के दौरान और सत्र समापन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है और यह विशेषाधिकार दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों में भी उपलब्ध है। दोस्तों, यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि सांसदों को विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये तो सही है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है कि उपलब्ध है। इस वजह से यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, संविधान के अनुसार अदालतें विशेष परिस्थितियों में किसी सदन की कार्रवाई या उसकी समितियों की जांच कर सकती हैं। यह भी कथन असत्य है। दोस्तों, भारतीय विधि में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान वेस्टमिंस्टर प्रणाली के प्रभाव से है, जिसके आधार पर भारतीय विधायी प्रक्रिया आधारित है। तो भारतीय संविधान संघ और राज्य दोनों स्तरों पर विधायिका के सदनों के कामकाज की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, और जब तक कि वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होगी जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 15 में प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। तो दोस्तों, यहां पर यह भी कथन असत्य हो जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा है, और दोस्तों अनुच्छेद 105 का उल्लेख है कि सामूहिक विशेषाधिकार और एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है। तो सामूहिक विशेषाधिकार में इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्रवाई की प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होगा। इस तरह से कई ऐसे प्रावधान हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत उन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, और यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है। इस बात की हमने जिक्र किया था ऊपर। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्या कहा है कि अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए उन्होंने यही कहा कि सांसद को संसदीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह प्रावधान आपराधिक मामलों में लागू नहीं होते। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संसद में पेश किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य जो मंत्री नहीं है उसे भी गैर सरकारी सदस्य माना जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्य विधेयकों के मामले में एक ही सामान्य प्रक्रिया होती है
और ये सदन में समान चरणों से पारित होती है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, सदन में इसे पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है। तो इसलिए यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों यह सरकारी विधेयक के लिए है। दोस्तों सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अगर अंतर की हम बात करें तो सरकारी विधेयक के अंतर्गत इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक में इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। अगर यही बात करें सरकारी विधेयक के मामले में एक अन्य अंतर, तो यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, खासकर सत्तारूढ़ दल। और गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक मामलों में विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसी तरह से तीसरा अंतर अगर हम बात करें तो संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, जबकि गैर सरकारी विधेयक में इसके संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है। और दोस्तों सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना होता है सरकारी विधेयक के लिए, जबकि गैर सरकारी विधेयक के लिए सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस देना आवश्यक होता है। तो अतः उत्तर क्या हो गया, 1 और 2 सही है। और इस तरह से यह द हिंदू में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। यहाँ देख रहे हैं कि 7 डेज नोटिस 1 मंथ नोटिस, वही कथन असत्य था और इससे संबंधित यहाँ पर हमने बिंदुवार दिया है, इसे जरूर देखेंगे। प्रत्येक अधिवेशन हर दूसरे शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों से संबंधित कार्य निपटाने के लिए 2.5 घंटे का समय नियत किया जाता है और मास के 2 अन्य सरकारों के दिन गैर सरकारी सदस्य के संकल्प लिए जाते हैं। यदि कोई सदस्य कोई विधेयक पेश करना चाहता है तो अध्यक्ष सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है। और दोस्तों साधारणतः एक सदस्य एक अधिवेशन में 4 विधेयक तक पेश कर सकता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है। तो पहला कथन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन किसानों के लिए वैकल्पिक है जिन्होंने संस्थागत ऋण नहीं लिया है, जबकि बैंकों से संस्थागत ऋण लेने वाले सभी किसानों को इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उन फसलों के लिए एक समान अधिकतम 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है जिसकी वे किसी भी मौसम में खेती करते हैं। ये कथन गलत है। दोस्तों दूसरा कथन एकदम से असत्य है, क्योंकि इस योजना के तहत छोटे किसानों को खरीफ पर अधिकतम 2%, रबी और तिलहन फसलों पर 1.5% और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। तो इस तरह से यह कथन असत्य है। तो गलत हमें ढूंढना है तो केवल 2 गलत है, अतः आंसर बी होगा। दोस्तों इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फसल बीमा योजना के बारे में खरीफ 2%, 1.5%, 5% जो है दिया गया है कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर। तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नामांकन का एकमात्र स्रोत है जिस पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न नामित स्रोतों से किसान आवेदन दर्ज किए जाते हैं। और दोस्तों किसानों के नामांकन, प्रीमियम की डिबेट और किसानों के प्रीमियम को संबंधित बीमा कंपनी को भेजने, एनसीआईपी पर किसानों के डेटा को अपलोड करने के लिए विशिष्ट कट ऑफ तिथियां निर्धारित की गई हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने यहाँ पॉइंट दिया है, इसमें यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान में किसानों को कवर करती हैं। इसमें केवल सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। यदि किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी बीमा राशि का भुगतान नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन रफ्तार। दोस्तों यह रेलवे से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या है? रेल के माध्यम से होने वाली नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान ये नहीं होगा। अपने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक अभियान ये भी नहीं है। मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने तथा सुपरफास्ट मेल
एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय की एक पहल। यह कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? सी होगा। दोस्तों मिशन रफ्तार ये देख सकते हैं पीआईबी में आया हुआ है। तो भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के अलावा मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया है, जिसे मिशन रफ्तार कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मेल, इन सब मेल और एक्सप्रेस दोनों की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इस मिशन पर कार्य कर रहा है मिशन रफ्तार। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 2015-16 से 2021-22 के दौरान 414 यात्री ट्रेन सेवाओं को मेमू सेवाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। और दोस्तों मालगाड़ी की स्पीड बढ़ाने की बात है तो भारतीय रेलवे 3000 किलोमीटर से ज्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और इसकी मदद से मालगाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दोस्तों मालगाड़ियों की औसत स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी है और वित्त वर्ष 16-17 से लेकर वित्त वर्ष 20-21 के बीच मालगाड़ियों की औसत स्पीड 23.7 प्रति घंटे से बढ़कर 41.2 प्रति घंटे हो चुकी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न की ओर। यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। नान्नुक चंदेल, जय शक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, भोज और राष्ट्रकूट। तो इस तरह से दिया गया है राजा और राजवंश। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? दोस्तों इसमें नान्नुक दिया गया है तो नान्नुक चंदेलों के संस्थापक राजा थे, अतः यह पहला कथन सत्य है। वाकपति चंदेल शिलालेखों के अनुसार नान्नुक के उत्तराधिकारी वाकपति ने कई शत्रुओं को हराया। जय शक्ति और विजय शक्ति वाकपति के पुत्रों यानी जय शक्ति जेजा और विजय शक्ति विज ने चंदेल शक्ति को समेकित किया था, न कि परमार्थ। यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों तीसरा है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहारों के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे गुर्जर से उत्पन्न हुए थे जो मुख्य रूप से चरवाहे और लड़ाके थे। तो नागभट्ट द्वितीय को उनके पुत्र रामभद्र ने उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने कुछ समय तक शासन किया और उनके पुत्र मिहिर भोज ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। और अतः यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा युग्म सही है, भोज और राष्ट्रकूट। दोस्तों राष्ट्रकूट बादामी के प्रारंभिक चालुक्यों के अधीन राष्ट्र के अधिकारी थे, यानी दंतिवर्मन और दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उसने आधुनिक कोल्हापुर के निकट मान्यखेत एवं मालखेड़ा में अपनी राजधानी बनाई। तो इस तरह से यह कथन भी असत्य हो जाता है। अतः 1 और 3 यानी केवल 2 युग्म सत्य हैं, अतः आंसर क्या होगा? बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 जो कि 3 अगस्त को ही पेश किया गया, इसके तहत ऊर्जा या एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल स्रोतों का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य ये कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों जैसा कि कोप 26 की बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंचामृत, उन्होंने बताया कि हम 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात की थी। दोस्तों विद्युत संरक्षण अधिनियम के प्रावधान 2001 में ही यह प्रावधान आया था। दोस्तों इसमें ऊर्जा दक्षता मानदंड, जिसके तहत केंद्र को 100 किलोवाट लोड से अधिक या 15 किलोवाट एम्पियर जिसे केवीए से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और इमारतों के लिए ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। और दोस्तों ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसके तहत ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। 2010 के संशोधन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। ऊर्जा व्यापार, सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। इसी तरह से उल्लिखित या निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप होने तक निषेध की बात की जाती है। तो दोस्तों अधिनियम केंद्र को किसी विशेष उपकरण के निर्माण, बिक्री, खरीदार, आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है जब तक कि वह 6 माह या 1 वर्ष पहले जारी किए गए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप ना हो। और दोस्तों इसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण यानी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और इस तरह से अधिनियम 2003 के तहत पहले से स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह दंड का प्रावधान किया जा सकता है। और दोस्तों अब प्रस्तावित संशोधन में अगर बात की जाए तो इसमें अक्षय ऊर्जा का हिस्सा
बढ़ाने की बात की जा रही है। ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के साथ साथ विधेयक में कार्बन मार्केट्स बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। आवासीय बिल्डिंग्स को ऊर्जा संरक्षण के दायरे में लाने, ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के दायरे को बढ़ाने, जुर्माना प्रावधानों में संशोधन करने की योजना बनाई गई है। इसके चलते जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के इस्तेमाल में कमी आएगी और वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। जैसा कि दोस्तों पेरिस समझौते में भी भारत ने क्रमबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधनों को खत्म करने की बात की और इसी तरह से कोप 26 में, जो कि हमने ऊपर बताया ही कि ग्लासगो में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंचामृत फार्मूला दिया, जिसमें पंचामृत के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 2030 तक नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाने और 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतें नवीन ऊर्जा से पूरी करने और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का प्रावधान रखा है। तो दोस्तों केंद्र द्वारा लाया गया यह नया विधेयक इसी पंचामृत के प्रावधानों को लागू करने का रास्ता तैयार करेगा। तो दोस्तों इस तरह से यह आज का अंक अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।